गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव से पहले सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलना है। पाकिस्तान के हिस्से में कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू नहीं हुआ है। कॉरिडोर के नाम पर सिर्फ जमीन का सर्वे करके उस पर लाल झंडी लगाकर छोड़ दिया गया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के अधिकारियों के बीच आज बैठक भी होनी है, लेकिन इन सबके बीच गुरदासपुर में किसानों को अपनी जमीन के अधिग्रहण की चिंता है। किसान चाहते हैं कि उन्हें जमीन के बदले जमीन दी जाए। पिछले साल 26 नवंबर को राष्ट्रपति ने गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर की नींव का पत्थर रखा था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान की सरकारें ये दावे कर रही हैं कि काम तेज गति से चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी तेज़ी लाई गई है काम में, लेकिन भारत की तरफ अभी भी काफ़ी सुस्त चाल में जो है वो काम चल रहा है। मेरे साथ डेरा बाबा नानक नगर काउंसिल के प्रधान और किसान, जिनको ये कहा जा रहा है कि उनकी ज़मीन जो है वो कॉरिडोर के लिए जो रास्ता बनाया जाएगा उसमें आएगी, उनको भी कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह के सवाल हैं उनके मन में। मेरे साथ परमीत सिंह बेदी, जो कि नगर काउंसिल डेरा बाबा नानक के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। बेदी साहब, अब तक कोई तस्वीर साफ हुई है कि भारत सरकार की तरफ से कॉरिडोर की शुरुआत कहां से कहां तक की जाएगी? तो भारत सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे की अथॉरिटी के जो एम्प्लाई हैं उन्होंने यहाँ सर्वे किया है और यहाँ कुछ 1-2 दिन पहले उन्होंने कोई फ्लैग लगाए हैं कि जो रोड है, जो अप्रोच जाती है बॉर्डर को, उसको एक्वायर करना है। इसमें 3 गांव की ज़मीन उन्होंने शामिल की है। गुरदासपुर रोड से एक पिंड गांव आता है, चंदू नंगल, जौड़ियाँ खुर्द और पखों के डेरा बाबा नानक। इन तीनों गांवों की वो ज़मीन एक्वायर करने जा रहे हैं। उन्होंने बोला है कि वो 200 फीट 4 लेन मार्ग जी अप्रोच रोड बॉर्डर को बनाएंगे। साहब, ये बात सामने आ रही है कि भारत सरकार जो है वो पंजाब सरकार के ऊपर ये बोझ डाल रही है कि ज़मीन वो हमें एक्वायर करके दें, और पंजाब सरकार ये इल्ज़ाम लगाती है कि केंद्र सरकार अभी तक सिर्फ बयानबाजी तो कर रही है, लेकिन ज़मीन पर कोई भी काम ऐसा नज़र नहीं आ रहा। देखो, पंजाब के सीएम सरदार अमरिंदर सिंह ने पीछे कुछ दिन पहले डिमांड की सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें इस पर्पज़ के लिए सेंटर ने कोई पैसा अभी तक पंजाब सरकार को नहीं दिया। आपकी क्या मांग है सरकार? हमारी सरकार से यही मांग है कि जो मार्केट रेट से इन लोगों को, जो छोटे ज़मींदारों की जो ज़मीन एक्वायर होने जा रही है, उनको मार्केट रेट से ज़्यादा पैसे दें। जो गरीब परिवार हैं, जिनके रोटी रोजी का कोई साधन नहीं, उनके एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे। कि यही मांग है कि सरकार भले ही कॉरिडोर बनाए, लेकिन इनको उजाड़ा ना जाए, इनके गुजर बसर और रिहेबिलिटेशन का जो इंतज़ाम है वो भी भारत या पंजाब सरकार ज़रूर करे। कैमरामैन हनीश कुमार के साथ राजीव शर्मा, न्यूज़ 18, गुरदासपुर। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कम से कम 2 दिन तक बीजेपी के करीब 100 विधायक दिल्ली एनसीआर में ही रहेंगे। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने दिल्ली में कर्नाटक के बीजेपी सांसदों और विधायकों की बैठक ली, जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राजधानी में ही रुकने को कहा। कांग्रेस के करीब आधा दर्जन विधायकों की मुंबई जाकर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस से संपर्क में रहने की खबर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस के बागी विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। कर्नाटक में राजनीतिक की जो उठापटक है, उसकी जो सरगर्मी है वो हरियाणा के मेवात तक आ पहुंची है और इस वक्त भाजपा के करीब 100 से ज़्यादा जो एमएलए हैं वो मेवात के जो आईटीसी भारत जो रिजोर्ट है वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त पूर्णिमा जो विधायक है कर्नाटक की, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, कितने विधायक यहाँ ठहरे हैं और उसका मकसद क्या कुछ है? देखो, हम 104 एमएलए जीता है कर्नाटका इलेक्शन में। 104 भी इधर मीटिंग के लिए आया है। कुछ इस तरह के आरोप लग रहे थे कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं जेडीएस और जो कांग्रेस की जो सरकार है उसको गिराना चाहती है, उसको लेकर के यहाँ पर विधायकों को रखा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पार्टी 104 हम जीता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। कर्नाटक से भाजपा विधायक शशिकला इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि गुरुग्राम के साथ सटे हुए मेवात के एक रिजोर्ट में मौजूद हैं। शशि जी, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर हो रही है बीजेपी की तरफ से और किस मकसद से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? देखो, रणनीति कुछ भी नहीं है।
क्योंकि अभी जो आने वाले लोकसभा के चुनाव है तो वो चुनाव में कर्नाटका से ज़्यादा एमपी चुन के आए और फिर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये एक ही चल रहा है, ये छोड़ के कुछ भी नहीं चल रहा। कहा यह भी जा रहा है कि जो कर्नाटका में जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है कहीं ना कहीं उसको गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से। उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अब तो 4-5 दिन से हमारे सभी लीडर्स बता रहे हैं कि वैसा कुछ नहीं है। तो कर्नाटका में तो वो दोनों पार्टी में फाइट तो चल रही है, दोनों में भी उतना खुश कोई भी नहीं है। तो वो अपने आप से यहाँ आ जाएंगे तो हम स्वागत करेंगे, नहीं तो हमारे तरफ से वैसा कुछ नहीं, हमारे लीडर्स भी बताया है। कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार मुश्किलों में पड़ती दिख रही है और उसके गिरने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लगभग 14 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी की ये कोशिश है कि किसी तरह कुमारस्वामी सरकार को गिराया जाए। और ऐसे में जो 14 विधायक, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 14 विधायक इसी पवई के स्थित रेनेसेंस होटल जो है वहीं पर ठहरे हुए हैं और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी मुलाकात होना बताया जा रहा है। आज वो मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक जो संभावना जताई जा रही है यहाँ तक कि 14 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और संपर्क के चलते कांग्रेस में खलबली मची हुई है कि कहीं कर्नाटक की सरकार गिर ना जाए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जाल बिछाया गया इन विधायकों को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो करीबी नेता हैं वो इस मामले को हैंडल कर रहे हैं और साथ ही साथ पश्चिम महाराष्ट्र का जो एक मंत्री है केंद्र में, वो जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक जानकारी यही है कि आज दोपहर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इन विधायकों की मुलाकात हो सकती है और अगर कुमारस्वामी सरकार कर्नाटक में गिरती है तो उसमें मुंबई का बड़ा रोल होगा, क्योंकि मुंबई के जो नेता हैं वो इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन अर्जुन चिकले के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। साल 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में पुलिस की चार्जशीट पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कुल 46 आरोपी बनाए गए हैं। इन आरोपियों में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य और 7 कश्मीरियों समेत 10 आरोपियों के नाम कॉलम 11 में दर्ज किए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि इन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। न्यूज 18 के पास इस चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। न्यूज 18 के पास उस चार्जशीट की कॉपी मौजूद है जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य समेत 7 कश्मीरी छात्रों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में पुलिस ने उन गवाहों का जिक्र किया है जिन्होंने पुलिस और कोर्ट में कन्हैया के खिलाफ बयान दिए थे। इसके साथ ही कन्हैया के खिलाफ हॉस्टल के प्रॉक्टर की ओर से की गई निलंबन की कार्रवाई को भी सबूत के तौर पर पेश किया है और उन वीडियो का भी जिक्र है जिनमें कन्हैया छात्रों की अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। उमर खालिद का कन्हैया कुमार को भेजा गया एसएमएस जिसमें उसने कन्हैया को ढाबे पर बुलाया था, उसका भी चार्जशीट में जिक्र है और कन्हैया की मोबाइल लोकेशन के बारे में भी बताया गया है कि वो घटना के वक्त जेएनयू में उस जगह ही मौजूद था। चार्जशीट में उस पोस्टर को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया है जिसमें उमर खालिद का नाम कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर छपा था। साथ ही उमर खालिद के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड की डिटेल भी दी गई है, जिनके हिसाब से वो अनिर्बन और कन्हैया के लगातार संपर्क में था।